स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग यूपीएसआई के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए आधुनिक काल की प्रसिद्ध पंक्तियां लेकर आई हूं, तो हम लोग तैयारी करेंगे, जल्दी से याद करेंगे। पहली पंक्ति हमारे सामने दी है, रोबहु सब मिलकर, रोबहु सब मिली, आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये पंक्ति भारतेंदु जी की है, हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो पंक्ति है ये भारत दुर्दशा से ही रखी गई है, भारत दुर्दशा से। तो यहाँ पे इन्हें देखते हुए हम याद करेंगे। आगे की पंक्ति है हमारी, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं और भारत भारती इनकी जो कविता है उसमें ये पंक्तियां कही गई हैं। तो हम देखेंगे कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये सभी। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कही गई ये पंक्तियां हैं। चलिए आगे देखेंगे। तीसरी पंक्ति हमारी आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है और यशोधरा पंक्ति से हैं। ये पंक्ति जो है वो यशोधरा पंक्ति से ली गई है ये पंक्ति। अगली पंक्ति पॉइंट नंबर 4, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। ये शब्द है केवल, ठीक है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियां भी भारत भारती कविता से ही दी गई हैं और मैथिली शरण गुप्त की कविता पंक्तियां हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं हम। पंक्ति नंबर 5, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं ये पंक्तियां। और ध्यान दीजिएगा, ये इनकी सरोज स्मृति कृति से है और सरोज स्मृति इन्होंने अपनी पुत्री के मृत्यु पर लिखी थी। तो अपनी पुत्री की याद में इन्होंने सरोज, इनकी पुत्री का नाम था सरोज, उसकी स्मृति में ये कविता लिखी थी। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं पंक्तियों में अक्सर हमसे रस पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है। तो आपको ध्यान देना है, इन पंक्तियों में हमारा करुण रस आएगा। करुण रस क्यों आएगा? क्योंकि ये पंक्ति सरोज की मृत्यु पर लिखी गई है। तो किसी की मृत्यु का वर्णन अगर कहीं पे आ रहा होता है तो वहाँ हमारा करुण रस होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो पंक्तियां हैं करुण रस के रूप में भी आ जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से आपकी जो तीसरी पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, तो ये पंक्ति भी हमारी करुण रस में ही आ जाती हैं। आगे देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 6 दिया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये कामायनी की लिखी हुई पंक्तियां, मतलब कामायनी से ली हुई पंक्तियां हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, रची गई है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कामायनी से ली पंक्ति और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित पंक्ति है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहें कि इसमें अलंकार अगर हम देखें तो पीयूष स्रोत सी, तो यहाँ पे पीयूष माने अमृत हो जाता है कि अमृत के समान तुम बहा करो, तो यानी सी का मतलब हो गया, तो इसमें उपमा अलंकार हमारा आ जाएगा, ठीक है, उपमा अलंकार। पॉइंट नंबर 7 की हम बात करते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, नैनों में दीप से जलते, पलकों में निर्झणी मछली। ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं, महादेवी वर्मा ने लिखा है, जिसमें अगर हम देखें महादेवी वर्मा के बारे में तो छायावाद की ये प्रमुख कवित्रियों में, मतलब कवियों में से रही हैं। तो ये जो चार स्तंभ हमारे आते हैं छायावाद के, तो उनमें से ये एक रही है महादेवी वर्मा। तो इनकी जो ये पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, अगर हम इसमें रस की बात करेंगे, पंक्ति में अक्सर रस पूछ लिया जाता है, तो इसमें हमारा करुण रस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। करुण रस, दर्द की बात हो रही है उनकी। और इसमें जो इन्होंने अपने मन में जो बात कही है वो प्रतिमान बना के ये अक्सर कहती हैं
तो यानी किसी भी प्रकृति की चीज़ों को वो प्रतिमान बनाती हैं, और प्रतिमान बनाती हैं तो अगर इनमें फिर अलंकार की बात आती है तो इनकी पंक्तियों में अक्सर रूपक अलंकार माना जाता है, कि इनकी जो ये पंक्तियां हैं इनमें रूपक यानी उनके रूप जैसा। जैसे हम कहें कि यहाँ पे कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यहाँ पे बदली यानी दुख रूपी, मतलब दुख से भरी हुई बदली, तो बादल के जैसा, जैसे पानी भरा हुआ बादल है वो बरसता रहता है पानी से भरा हुआ, तो वैसे ही मैं दर्द से भरी हुई बादली हूँ। तो ये रूपक अलंकार का प्रयोग इनकी पंक्ति के अंदर मिलता है। तो जब भी कभी आपको किसी पंक्ति में देखने को मिले तो वहां पे आप देख सकते हैं अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या पॉइंट नंबर 8, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा। तो ये भी पंक्ति जो है वो महादेवी वर्मा की है कि तुमको पीड़ा में मैंने ढूंढा है, पीड़ा यानी तकलीफ, ठीक है, और तुमको एक दिन पीड़ा ही ढूंढेगी, मतलब एक दिन तुम्हारे पास भी पहुंचेगी वो पीड़ा। तो इन पंक्तियों में भी ये पंक्तियां भी महादेवी वर्मा की हैं। पॉइंट नंबर 9, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और ये पंक्तियां चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें से ली गई पंक्तियां हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ये पंक्ति आती हैं जयशंकर प्रसाद की, ध्यान दीजिएगा ना, बहुत फेमस पंक्ति है। आगे पॉइंट आता है हमारा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अब ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने सोचा कविता के बारे में कि कविता पहली बार किस कवि ने लिखी होगी, और उन्होंने सोचा कि कविता जब बात कविता की आती है तो जरूर कविता जो है पहले किसी कवि ने दुख से ही उपजी होगी, किसी कवि ने किसी व्यक्ति को, मतलब या किसी भी जीव को दुख में देखा होगा और तब वो कविता निकली होगी। तो इनका भाव यही है कि वियोगी होगा पहला कवि, कि जो सबसे पहला कवि होगा वो वियोगी होगा, और उसके वियोग में यानी उसके हृदय में दुख उत्पन्न हुआ होगा, और दुख से ही वो कविता उमड़ी होगी, और कविता उमड़कर चुपचाप आंखों से यानी आंसू के रूप में, या जिस तरह से जैसे आंसू बहता है उस तरह से जो कविता है वो दर्द की कविता बही होगी। तो ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। आगे देखेंगे हम पॉइंट नंबर 11, ले चला वहां भुलावा देकर, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, ये पंक्ति। तो ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी मैंने आपको 3-4 पंक्ति दे दी हैं, कभी कभी एक ही पंक्ति देकर पूछा जाता है कि ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस तरह से। अब मान लो जैसे ये पंक्ति आ जाती है, ये पंक्ति आई हुई है धीरे धीरे, जो पॉइंट दिया है इसमें पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है, यानी जब किसी एक शब्द की आवृत्ति दोबारा होती है तो पुनरुक्ति अलंकार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे में हमारा पुनरुक्ति अलंकार है, ठीक है। आगे आता है पॉइंट हमारा 12, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी थी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है, और इसमें अगर हम देखेंगे पंक्ति के अंदर तो नंदन वंशी यानी नंदन वन के समान फूल उठी थी, तो ये के समान यानी इसमें हमारा अलंकार उपमा अलंकार आ जाता है। तो ये पंक्ति अगर पूछी जाती है तो उपमा अलंकार इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है, आती है, काफी फेमस पंक्ति है। अगला देखेंगे हम पॉइंट नंबर 13, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। अब यहाँ पे पंक्ति दी है, आप इस पंक्ति को सुनते ही समझ गए होंगे कि ये रामधारी सिंह दिनकर की है। रस्मरथी जो इन्होंने लिखी है, तो रस्मरथी की ये पंक्तियाँ हैं, उनकी कविता रस्मरथी। तो ये काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं, और रस्मरथी की बहुत सारी पंक्तियां आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कृष्ण की चेतावनी जो इनका अध्याय है उससे भी काफ़ी सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं, जो कि आपकी रस के अंदर पूछी जाती हैं, रौद्र रस में, ठीक है, वहाँ पे, या जिसमें अद्भुत
रस जो आपका आता है वहाँ पे आपकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कृष्ण की चेतावनी से, जो कि रश्मिरथी की हैं, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रची हुई। आगे पंक्ति आती है हमारी पॉइंट नंबर 15, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। यहाँ पे ये पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन की हैं कि हो जाने दो गर्क नशे में, यानी जो नशे में पूरी तरह से मिट जाने दो, और मत पड़ने दो फर्क नशे में, यानी नशे में जो किसी भी तरह का व्यवधान मत पड़ने दो। तो ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। आगे पंक्ति कहती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो ये पंक्ति अक्सर लोग इसमें ना गड़बड़ कर देते हैं, कह देते हैं कि ये बच्चन जी की पंक्तियां हैं, अक्सर ऐसा बोल देते हैं। क्यों ऐसा बोल देते हैं? क्योंकि इन पंक्तियों को आपने अक्सर अमिताभ बच्चन जी को कहते हुए सुना होगा, है ना, तो उनकी काफ़ी फेमस है, यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाती है। तो लोग अब जब विकल्प में आ जाता है, विकल्प में हरिवंश राय बच्चन के लिए बच्चन लिखा होता है, लेकिन लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये जो अमिताभ बच्चन हैं वो बोल रहे हैं उन पंक्ति को, तो बच्चन जी की हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है इस बात को, ये आती भी हैं, ये सोहन लाल द्विवेदी की हैं। और क्योंकि अमिताभ बच्चन जी अक्सर इन पंक्तियों को बोलते हैं, उन्होंने इन पंक्तियों में आदर्श ढूंढा है, कुछ मोटिवेशन ढूंढा है, तो वो कहते हुए मिल जाते हैं आपको। तो आपको याद रखना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये पंक्तियां सोहन लाल द्विवेदी जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 17, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो ये पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। पॉइंट नंबर 18, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये पंक्ति भगवती चरण वर्मा की हैं, और यह भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, ये पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। आगे पंक्ति आती है हमारी, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। तो पंक्ति है बहुत गहरी बात कहती हैं कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। ये पंक्ति है रघुवीर सहाय की। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति आती है हमारी, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीस पर, छोटे गुलाबी फूल सजकर खड़ा। तो ये पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं, और ये पंक्तियाँ अगर हम देखें, इनमें हमसे अगर छंद के बारे में पूछा जाए तो ये पंक्तियाँ हमारी मुक्तक छंद के अंतर्गत आती हैं। हम देखेंगे आधुनिक काल में हमारे मुक्तक छंद का ही मतलब मुक्तक छंद अस्तित्व में आया। यह भी प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मुक्तक छंद कब ज़्यादा प्रयोग में आने लगा, तो वो आधुनिक काल में है और वहीं पे बना। अगली पंक्ति देखेंगे, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। तो ये पंक्तियां नरेंद्र शर्मा जी की हैं। तो ये हम देखेंगे, अगली पंक्ति की तरफ बढ़ेंगे। अगली पंक्ति है हमारी पॉइंट नंबर 22, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के भी गीत बेचता हूँ। ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। याद रखना है, जो पंक्ति कहती हैं बहुत गहरी बात कहती हैं। अब क्योंकि ये खड़ी बोली में लिखा है तो अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ ही जाता है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के भी गीत बेचता हूँ। तो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा कही हुई ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे, कविता में कहने की आदत तो नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता मैं। ये मुक्ति बोध जी की हैं पंक्तियां। अब आप देख सकते हैं, देखो ये इस तरह से लिखा है, काव्य के ढंग में, यानी हम कहें कि वाक्य के ढंग में लिखी हुई पंक्तियां होती हैं जिन्हें कविता के रूप में सजा दिया जाता है या उस तरह से पढ़ दिया जाता है। जैसे दिया है कि कविता में कहने की आदत तो नहीं, पर कह दूं, इसको इतना ही छोड़ दिया, फिर वर्तमान समाज में चल नहीं सकता मैं।
तो ये पंक्ति मुक्तिबोध जी की है और ये पंक्ति भी हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का समय हमारा चल रहा था आधुनिक काल में, तो उस समय इस तरह की कविताएं लिखी जा रही थीं। तो इसमें भी अगर हम छंद की बात करेंगे तो मुक्तक छंद इसमें आ जाता है। आप में से इनमें से कोई सी भी पंक्ति आपके सामने ये पूछी जा सकती है कि मुक्तक छंद की निम्न में से पंक्तियां बताइए, तो इन पंक्तियों को आपको इस दौर पे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है हमारा 24। दुख को मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने। पॉइंट नंबर 24, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है सबसे मुक्त रखें। ये पंक्तियां हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। ठीक है, अज्ञे जी की पंक्तियां हैं। अज्ञे जी का कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, ऐसे तो इनकी कविता के लिए जब भी नाम आता है अज्ञे जी आता है, तो आपको याद रखना है अज्ञे लिखा रहता है। तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ध्यान देना, सच्चिदानंद इनका अपना नाम है, हीरानंद इनके पिताजी का नाम है जो अपने नाम के बाद इन्होंने लगाया, और वात्स्यायन इनका टाइटल है, उपनाम कह सकते हैं। और अज्ञेय शब्द इन्होंने अपनी कविताओं को प्रकाशित करने के लिए लगाया है स्वयं में। ठीक है, अज्ञेय शब्द का अर्थ अगर हम जाने तो हो जाता है जिसको जाना ना जा सके। आगे पॉइंट नंबर 25 हमारा कहता है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ये पंक्तियां भी मुक्तिबोध की हैं, मुक्तिबोध जी की, कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो ये पंक्तियां मुक्तिबोध जी की हैं। आगे देखेंगे, अगली पंक्ति आती है हमारी पंक्ति पॉइंट नंबर 26। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। ये पंक्तियां भी अज्ञे जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो अज्ञे जी यहाँ पर अगर हम देखें इन पंक्तियों के भाव को, तो ये भाव हमें बताता है कि अज्ञे जी मानव के कुकृतों को देखते हुए अब मानव को क्या कह रहे हैं, मानव को उन्होंने जहरीला और जानवर से उसकी तुलना कर दी है कि, और उन्होंने उल्टा कर दिया है कि सांप से ही प्रश्न कर लिया कि अरे सांप जहर मानव के, यानी सांप होता है, सांप के पास होता है जहर, लेकिन उन्होंने मानव के पास जहर बता दिया है। तो एक तरह से देखें तो मानवता पर बहुत बड़ा कटाक्ष है और उसके दुष्ट तरीकों पर एक जोरदार तमाचा है इस कविता के माध्यम से। ये कविता अगर इसमें छंद पूछा जाता है तो इसमें हमारा मुक्तक छंद आ जाता है। ठीक है, तो मुक्तक छंद, अब ये इसमें एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा छंद मुक्तक छंद का उदाहरण है, तो अगर इसे पॉइंटों को याद रख लेना, ये पंक्तियां उस तरह से आ जाती हैं। आगे देखेंगे हम पॉइंट नंबर 27। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की हैं। और देखो इन पंक्तियों ने बहुत बड़ी बात कही है कि बात बोलेगी हम नहीं, मतलब हम नहीं बोलेंगे, बात बोलेगी, और भेद खोलेगी बात ही। तो ये अब कभी कभी ऐसे बात घुमा फिरा के कहता है ना, तो समझ जाओ बहुत गहरी बात कह रहा है। तो यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह ने ये बात कही है। आगे पंक्ति हम देखेंगे, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। ये पंक्तियां दुष्यंत कुमार की हैं। और याद रखिएगा आधुनिक काल की जो ये पंक्तियां हैं, जो भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इन सबको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, इनसे संभावना बनी रहती है परीक्षा में आने की। आगे पंक्ति है हमारी पॉइंट नंबर 29 न जाने कितनी ही जूतों से घिस गए तल्ले, फिर भी मैं और चलने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अक्सर सोचते हो ना कि बेरोजगारी पे आज ही बेरोजगारी हमारे देश में है। ये बेरोजगारी पे कमेंट हमारे कभी न जाने कब से कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से देश में बेरोजगारी फैली हुई है। तो उसी में कृष्णधर शर्मा ने ये पंक्ति कही है कि न जाने कितनी ही जूतों के घिस गए तल्ले, फिर भी मैं और चलने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं खाली पड़ा हूँ तो क्या करूँगा, चल ही लूँगा, है ना। तो ये पंक्तियाँ कृष्णधर शर्मा की हैं। चलिए अगली पंक्ति है हमारी पॉइंट नंबर
30, पॉइंट नंबर 30 कह रहा है, सुनो आज मैं वह सत्य बतलाता हूँ जिनके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है। बात बहुत गहरी है ना, कि सुनो आज मैं वह सत्य बतलाता हूँ जिनके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है। और ये पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की हैं। धूमिल के नाम से भी आ सकती हैं, केवल धूमिल, ये भी तो आपको याद रखना है, सुदामा पांडे धूमिल या केवल धूमिल। तो ये पंक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये पंक्तियाँ भी हमारी मुक्तक छंद के अंदर आती हैं। और जो प्रश्न आपकी परीक्षा में कभी कभी इनके लिए बन जाता है तो वो यही बन जाता है कि इनमें से मुक्तक छंद का उदाहरण कौन सा है। तो इन पंक्तियों को, पंक्ति किसकी रची हुई है उसके दृष्टिकोण से, इनमें छंद कौन सा है उसके दृष्टिकोण से, या किन्हीं पंक्तियों में जैसे रस या अलंकार जो पूछे जाते रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बताएं, तो उन सारे दृष्टिकोण से इनको अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए, आधुनिक काल की पंक्तियां हमारी यही हैं। अब इसके साथ ही मैं ये बता दूं, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, जैसे छात्र बोलते रहते हैं, तो ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी? आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, निधि एकेडमी ऐप। जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो फ्रंट पेज पर ही जब आपका खुलेगा तो वहाँ पर यूट्यूब का एक साइन आपको दिखेगा, जो टाइल्स सी बनी हुई है उनमें यूट्यूब दिखाई देगा। आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो निधि एकेडमी का चैनल वहाँ पे आपको शो होगा, वहाँ दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लाइव क्लास और वीडियो क्लास ये आपको ऑप्शन दिखेगा। तो वीडियो क्लास वाले ऑप्शन में आप जाके देखेंगे तो वहाँ आपको ये सारी क्लासेस मिली हुई होंगी और वहाँ से आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा उसमें पीडीएफ का, वो दूर से दिख जाएगा हर क्लास के साथ। तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी आधुनिक काल से या इससे पहले मतलब अपने हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पंक्तियां हम लोग पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि हिंदी में सर्वप्रथम, यानी यहाँ से भी आपकी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं। तो हिंदी में सर्वप्रथम किस तरह से हैं, कौन कौन हैं, कैसे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।